हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में या तो रिपीट हुए हैं या सेम टॉपिक पे या सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो है सीडीपी यानी कि बाल विकास के सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कम्प्लीटली एनालाइज भी करेंगे कि किस क्वेश्चन के लिए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है और सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है और क्यों करेक्ट है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के आपके कौन से टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ रिक्वायर। तो ये जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हिंदी में जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगताएं है उनके सफल समावेश के लिए क्या आवश्यक है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में सुलभ अवसंरचना इमारतें बोला जाता है। सेकंड है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का अलगाव। थर्ड ऑप्शन है बायस्ड एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया। और फोर्थ ऑप्शन है सिंपैथी एंड पिटी अमंग पीयर्स, साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो सबसे पहले तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये क्या होती है आपको पता होना चाहिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब बॉडी की मूवमेंट में दिक्कत हो, या तो जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है या मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रही, हाथों पैरों में मूवमेंट, लिम्स में मूवमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो सही से मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता या बैठ नहीं सकता सही से, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोला जाता है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ऐसे स्टूडेंट्स का इंक्लूजन करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी इमारतें बनाई जाएं जो कि सुलभ हो, मतलब उनकी जो संरचना हो वो सही ढंग से हो कि ऐसे बच्चे जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो भी उसको यूज़ कर पाएँ। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल की बिल्डिंग इस तरह से होनी चाहिए कि एक बच्चा जो नॉर्मल चल सकता है वो भी अपनी क्लासरूम तक पहुंच पाए और एक बच्चा जो व्हील चेयर पे है वो भी अपनी क्लासरूम तक पहुंच पाए। तो अगर आप सिर्फ सीढ़ियाँ बना दोगे तो नॉर्मल बच्चा तो अपनी क्लासरूम तक पहुंच जाएगा, लेकिन सीढ़ियों से व्हील चेयर वाला बच्चा नहीं अपनी क्लासरूम तक जा पाएगा। तो उसके लिए आपको रैम्प बनाना पड़ेगा या कोई और ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे हर एक बच्चा जो है वो एसेस कर सके सारी चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनका अलगाव कर देना, उनको अलग अलग कर देना। जो बच्चे स्पेशल एबिलिटीज़ वाले होते हैं या डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं उनको अलग करना और नॉर्मल स्टूडेंट्स को अलग करना, अलगाव करना, तो ये तो सक्सेसफुल इंक्लूजन में होता ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है बायस्ड एटीट्यूड ऑफ टीचर, टीचर खुद बायस्ड, टीचर खुद बच्चों के साथ पार्शियलिटी कर रहा है या पक्षपात कर रहा है बच्चों के साथ। तो ये वाला एटीट्यूड टीचर्स का बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड होता है। टीचर को तो सबको एक समान समझना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन कहता है सिंपैथी एंड पिटी अमंग पीयर्स, जो साथी हैं, जो सहपाठी हैं, उनके बीच में सहानुभूति और दया की भावना हो। तो सहानुभूति और दया होना सही है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे पर दया कब दिखाएगा, जब वो उसको इक्वल नहीं समझेगा, अपने बराबर नहीं समझेगा, अपने से कम समझेगा, तो उस पर वो सहानुभूति दिखाएगा, दया दिखाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल इंक्लूजन नहीं हुआ, क्योंकि आपको सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए एक दूसरे को इक्वल समझना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। सही जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में बोला जाता है सुलभ अवसंरचना इमारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, अगर मीनिंगफुल लर्निंग करानी है तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल। तो अगर अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन
वो है डीकॉन्टेक्सचुलाइजेशन, दूसरा है इलेबोरेशन, थर्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग और फोर्थ है रोट मेमोराइजेशन। तो सेकंड का जो फर्स्ट है वो है गैर संबंधीकरण, मतलब जिस संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है वही संदर्भ नहीं होना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट की बात ही नहीं की जाए। तो अगर डीकॉन्टेक्चुलाइजेशन कर दिया जाएगा तो बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग करेगा, क्योंकि वो तो कॉन्टेक्स्ट जो भी है उससे वो दूर हट गया, जो भी संदर्भ है जिस संदर्भ में लर्निंग कराई जा रही उसी से दूर हट गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है इलेबोरेशन करके, विस्तारण करके, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, विस्तार से समझाना, उसको इलेबोरेशन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है मीनिंगफुल लर्निंग कराने के लिए। थर्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी कि उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन का। फोर्थ है रोट मेमोराइजेशन, रट कर याद करना भी मीनिंगफुल लर्निंग का पार्ट नहीं होता। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इलेबोरेशन, जिसे हिंदी में विस्तारण कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हिंडर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स। तो इनमें से क्या है जो कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑडिटरी लर्नर्स क्या होते हैं? जो सही से सुन नहीं सकते, जिन्हें सुनने में दिक्कत है, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए आप इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो बाधा उत्पन्न करेगी। ये क्वेश्चन वैसे गलत है, इसमें हमसे यहाँ पे नॉट होना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या नहीं उत्पन्न करेगी बाधा, ये हमें बताना है। तो हमें ये बताना है कि क्या बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। पहला ऑप्शन है अलाउ स्टूडेंट्स टू थिंक अलाउड टू देमसेल्फ, विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। तो अगर वो अपने आप से बात करके सोचेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब उससे तो कोई लर्निंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अपने आप से बात करके सोचेंगे, वो तो वैसे भी सोचेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही नहीं है। सेकंड है गिव स्टूडेंट्स रिटन रैदर देन ओरल टेस्ट, बच्चों को रिटन टेस्ट देना। जो बच्चे सुन नहीं सकते आप उनको ओरल टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसकी जगह उनको रिटन टेस्ट दो, यानी कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा की बजाय लिखित परीक्षा दें। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता आप उसको ओरल टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता, आप उसको रिटन टेस्ट दो, लिखित में उसको परीक्षा के लिए दो। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, प्लेस असाइनमेंट डायरेक्शन ऑन टेप टू यूज़ लेटर, बाद में उपयोग करने के लिए जो टेप पर दत्त या कार्यों के निर्देश रखना, ये हमसे बोला गया है। तो अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता, अगर आप उसको रिकॉर्डिंग करके टेप पर बाद में सुनने के लिए कोई डायरेक्शन, जो टीचर, मान लो टीचर को कोई असाइनमेंट देना है बच्चे को और उसके लिए उसको कुछ निर्देश देने, डायरेक्शन देने हैं बच्चे को, तो टीचर टेप पर रिकॉर्ड करके रख दे कि बच्चा इसको सुनकर और सारी डायरेक्शंस को समझ लेगा। तो बच्चा तो सुन ही नहीं सकता, तो वो समझेगा कैसे? तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइड वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉर असाइनमेंट, जो दत्त कार्य हैं उनके लिए मौखिक निर्देश देना। अगर एक बच्चा जो सुन नहीं सकता आप उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन दोगे, मौखिक निर्देश दोगे, तो ये तो बिल्कुल ही एक बाधा के रूप में कार्य करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। इसका जो सही आंसर है, जो बच्चे को हिंडर नहीं करेगा, उसके लिए बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, वो है ऑप्शन नंबर 2, गिव स्टूडेंट्स रिटन रैदर देन ओरल टेस्ट, यानी कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा की बजाय लिखित परीक्षा दें। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल्स हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ईजली एंड कैन मैनिपुलेट सिम्बल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। बेसिकली ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है क्रिएटिव, सृजनात्मक, दूसरा है स्पेशल यानी कि स्थानिक, थर्ड है लॉजिको मैथमेटिकल यानी कि तर्कशास्त्रीय और गणितीय, फोर्थ है प्रकृतिवादी जिसे इंग्लिश में नेचुरलिस्टिक कहा जाता है। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुत सारी इंटेलिजेंस बताई हुई है हम लोगों को, उनकी थ्योरी आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत 8 तरह की या 8-9 तरह की इंटेलिजेंस की बात की हुई है। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है हॉवर्ड गार्डनर की जिसमें कोई भी पर्सन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकता है, आसानी से जो अमूर्त विचार है वो कर सकता है, वो मतलब जो उसके सामने चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में भी
तर्क कर सकता है, सोच सकता है, और दूसरा है सिम्बल्स को मैनिपुलेट करके, मतलब सिम्बल्स का हेर फेर करके और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिम्बल्स का हेर फेर आप कहाँ करते हो? मैथमेटिक्स में करते हो ज़्यादातर, जिसमें आप बहुत सारे सिम्बल्स यूज़ करते हो, जैसे कि बेसिक, प्लस, माइनस, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथ्स में। तो ये किस तरह की इंटेलिजेंस है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में तर्कशास्त्रीय गणितीय बुद्धि कहा जाता है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो 4th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है अ टीचर शुड इनकलकेट अ सेंस ऑफ डैश अमॉन्ग हर लर्नर्स। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए, ये पूछा गया है हमसे। पहला है बिलोंगिंग, हिंदी में जिसे जुड़ाव कहते हैं। सेकंड है एक्सक्लूजन, बहिष्करण। थर्ड है इन्फीरियॉरिटी, हीनता। और फोर्थ है एलिनेशन, जिसे कहते हैं अलगाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिलोंगिंग, जुड़ाव की भावना पैदा करनी चाहिए शिक्षक को अपने जो बच्चे हैं या शिक्षार्थी हैं उनके अंदर। एक्सक्लूजन, बहिष्करण, किसी को भी एक्सक्लूड करना, ये नेगेटिव टर्म होती है। किसी को भी इन्फीरियर समझना, अपने से हीन समझना, ये भी नेगेटिव है। अलगाव, एलिनेशन, ये भी नेगेटिव है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है A child has the ability to understand the intentions and desires of others. The child has, तो एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है, ये हमसे पूछा गया। पहला है स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानीय जो संबंध से रिलेटेड जो बुद्धि होती है। दूसरी है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। थर्ड है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे हम अंतः व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। और फोर्थ है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे प्राकृतिक बुद्धि बोला जाता है। तो अगर एक बच्चे के अंदर एबिलिटी है, अगर योग्यता है दूसरों को समझने की, दूसरों के डिज़ायर को और दूसरों के इंटेंशंस को समझने की, मतलब उनके इच्छाओं को, उनकी नीयत को समझने की, तो ऐसी बुद्धि को जो हॉवर्ड गार्डनर हैं वो उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि होती है ये। तो 6th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अगर जो बच्चे हैं उनमें छात्रों के बीच में भ्रांतियों को डैश के लिए डैश महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा गया। पहला है क्रिएट, निर्मित करना। दूसरा आइडेंटिफाई, पहचानना। थर्ड है इग्नोर करना, अनदेखा करना। या फोर्थ है प्रचारित करना, प्रमोट करना उसको। तो मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर उन्हें कोई उनके गलत धारणा है या कोई डाउट है या कोई भ्रांति है उनके मन में, तो उसको टीचर को क्या करना चाहिए? क्या उसे क्रिएट करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए उसको? दूसरा उसको पहचानना चाहिए। अगर टीचर उसको पहचानेगा तभी उसको दूर कर पाएगा, तो उसको पहचानना चाहिए। थर्ड है इग्नोर करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो 7th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आइडेंटिफाई। टीचर को बच्चों के मिसकॉन्सेप्शन को मतलब अगर किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनके मन में कोई गलत धारणा है या कोई डाउट है तो उसको पहचानना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर जब तक उसको पहचानेगा नहीं तो दूर नहीं कर पाएगा। तो 7th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 8th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? पहला है अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, हिंदी में जिसे कहा जाता है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दूसरा है अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। थर्ड है अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल्स, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। और फोर्थ है अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल्स। तो ये है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। अब आप इसमें इसको किस तरह से कर सकते हो? थर्ड जो इसका सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है वो तो पहले आप हटा दो। अवॉइडेंस ओरिएंटेड, कभी हम किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करते हैं। जब भी ये लर्निंग होती है तो किसी चीज़ को अवॉइड ही नहीं किया जाता, तो अवॉइडेंस ओरिएंटेड तो होगा नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है अप्रोच ओरिएंटेड और थर्ड भी अप्रोच ओरिएंटेड है। बट अप्रोच ओरिएंटेड गोल्स कैसे होने चाहिए ये हमसे पूछा गया है। तो इसका 8th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए। 8th का करेक्ट आंसर है
अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस क्वेश्चन को सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नोवर डिपिक्ट्स, मतलब स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। सेकंड है मिसकॉन्सेप्शन, भ्रांति। थर्ड है निमोनिक्स यानी कि स्मृति सहायक विधि। फोर्थ है अभिप्रेरणा, मतलब दूसरों की खुद की नॉलेज के बारे में नॉलेज होना, मतलब नॉलेज अबाउट ओन नॉलेज, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, खुद के विचारों के बारे में विचार करना, उसको क्या बोला जाता है, ये हमसे पूछा गया है बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब ही होता है थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, खुद के विचारों के या स्वयं के ज्ञान के बारे में ज्ञात होना, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन, जिसे हिंदी में अधिसंज्ञान कहा जाता है। मिसकॉन्सेप्शन को भ्रांति कहते हैं, ये गलत ऑप्शन है। निमोनिक्स तो एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद रखने का, और मोटिवेशन अभिप्रेरणा भी इसका सही आंसर नहीं होगा। सो 9th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू सेट गोल्स, तो विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। पहला है मास्टरी ओरिएंटेड, प्रवीणता वाले जो लक्ष्य होते हैं वो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। दूसरा है फेलियर ओरिएंटेड, असफलता से बचने वाले लक्ष्य। थर्ड है फेलियर एक्सेप्टिंग, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। फोर्थ है सेल्फ डिफीटिंग, आत्म पराजित लक्ष्य। तो बच्चों के लक्ष्य फेलियर वाले तो कभी नहीं हो सकते, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया वैसे ही। फोर्थ है खुद को डिफीट करने वाला लक्ष्य कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो टेंथ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड, यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं विद्यार्थियों को मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को सेट करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। तो 10th का करेक्ट आंसर है मास्टरी ओरिएंटेड, जिसे हिंदी में प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य बोला जाता है। तो आज की ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में CDP वाले सेक्शन में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।